नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। एक कंप्लेंट मैं सुन रहा हूँ कि जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको भी नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे। तो क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतनी ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जो मुझे हिंदी में सुनना चाहते हैं उनको प्रतिवाद को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कर सकते हो। शायद जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिला है वो भी सुन सकते हैं। यही तो एक चारा मुझे दिखाई देता है, लेकिन ठीक है, जो कुछ है वो है। दोस्तों, आज का मेरा जो सब्जेक्ट है वो फिर से महाराष्ट्र का है, क्योंकि 17 दिसंबर को अचानक उबाठा शिवसेना के नेता, प्रमुख नेता उद्धव ठाकरे, पूर्व मुख्यमंत्री, अचानक से नागपुर की विधानसभा में आज के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे। और इसे महाराष्ट्र की राजनीति में और मीडिया में, बल्कि नेशनल मीडिया में भी खलबली मच गई है। इसका कारण साफ है। कुछ दिन पहले, यानी विधानसभा चुनाव का मतदान जब हुआ नहीं था और प्रचार वगैरह चल रहा था, उस वक्त इसी उद्धव ठाकरे ने धमकी दी थी, देवेंद्र फडणवीस को धमकी दी थी, या तो तुम रहोगे या तो मैं रहूंगा। ये ये इसका मतलब क्या होता है? ये जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे, उसका मतलब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा या तुम मुझे खत्म कर दोगे। उस पर जवाब देते हुए देवेंद्र फडणवीस, जो उस वक्त डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था ऐसा किसी को भी कोई भी खत्म नहीं कर सकता। वो भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा। हाँ, किस जगह पर रहेंगे पता नहीं, लेकिन एक दूसरे को खत्म करना, ये भाषा राजनीति में सही नहीं लगती। ऐसी देवेंद्र की रिएक्शन थी। और देखो क्या बात है कि जिसको जनता ने चुनकर दिया था मुख्यमंत्री बनने के लिए, उसको 5 साल पहले दगा देकर उद्धव ठाकरे ने लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता विपक्ष बनाया था। 5 साल बाद उसी को और ज्यादा ताकत से जनता ने मुख्यमंत्री बनाया है। और उद्धव ठाकरे के नसीब में उनकी पार्टी के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन बनना भी मुश्किल हो गया, और शायद वो पद अपने को ही मिले और देवेंद्र की मेहरबानी से मिले। इसीलिए शायद उद्धव ठाकरे अचानक देवेंद्र से मिलने गए थे, कुछ महीनों बाद, शायद कुछ सालों बाद। हाँ, कोई प्रोग्राम में एक दूसरे से मिले होंगे तो बात अलग है, लेकिन एक दूसरे से मिलना है। खुद उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र जैसे नेता को मातोश्री के दरवाजे बंद कर दिए थे, और आज ऐसी हालत है कि उनकी मातोश्री में उन्हें मिलने दूसरा कोई आता ही नहीं। वो दरवाजे खोल कर बैठे, लेकिन किसी भी कांग्रेस हो, एनसीपी हो, कोई भी पार्टी का कोई नेता मातोश्री पर आता ही नहीं। जब इनकी बीजेपी के साथ अलायंस थी, गठबंधन था, तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी बाला साहब ठाकरे को मिलने मातोश्री पहुंच जाते थे। बाला साहब की ताकत इतनी थी कि वो किसी संवैधानिक पद पर बैठे नहीं थे, सत्ता में नहीं थे, चुनाव नहीं लड़ते थे, लेकिन चुनाव लड़कर जीतने वाले, हारने वाले बाला साहब की मदद मांगने मातोश्री पर पहुंच जाते थे, मातोश्री के दहलीज पर खड़े हो जाते थे। और आज उनकी जगह लेने वाले उद्धव ठाकरे की हालत ये है कि वो दूसरों के दहलीज पर जाकर खड़े हो जाते हैं और मेहरबानी की भीख मांगते हैं। तो इसी लाइन में उद्धव ठाकरे अचानक से नागपुर पहुंच गए, और नागपुर में जाकर उन्होंने इच्छा प्रकट की, फोन किया कि भाई देवेंद्र जी, मुझे आपको मिलना है, मुझे आपका अभिनंदन करना है, गुलदस्ता देना है। इंसान कितना गिर जाता है, अपनी ही नजरों से कितना गिर जाता है, इसका उद्धव ठाकरे एक बढ़िया उदाहरण है। क्योंकि यही देवेंद्र है जिनका
कुछ एक हफ्ते पहले मुख्यमंत्री करके मुंबई में शपथ विधि हुआ था, तो उस वक्त देवेंद्र ने खुद ने उद्धव ठाकरे को फोन करके आमंत्रित किया था कि भाई इतना बड़ा समारोह हो रहा है, आजाद मैदान में हो रहा है मुंबई में, हजारों लोग शामिल हो जाएंगे, आप भी आ जाइए। लेकिन उद्धव ठाकरे गए नहीं। और किसके समारोह में गई नहीं, किसके शपथ विधि समारोह में उद्धव ठाकरे नहीं गए? जिसने आपने दगाबाजी करने के बावजूद आपके मुख्यमंत्री पद के शपथ समारोह में हिस्सा लिया था, आपको उसी मंच पर आकर बधाई दी थी। एक दगाबाज को, एक पुराने दोस्त ने दगाबाजी होने के बावजूद बधाई देने के लिए हाजिरी लगाई थी। उस वही 5 साल बाद मुख्यमंत्री हो रहा है, तो अपना पाप फेरने के लिए उद्धव ठाकरे जा सकते थे, लेकिन इतनी भी उनकी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है, इच्छा और औदार्य नहीं है, ये उद्धव ठाकरे गए नहीं। तो इसलिए अचानक से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। उसके बाद नागपुर के विधानसभा सेशन में उद्धव ठाकरे पहुंचते हैं और पहले ही दिन जाकर सीधे सीधे देवेंद्र से मिलते हैं, उनको एक फूल का गुलदस्ता देते हैं, तो खलबली मचना बिल्कुल लाजमी था। चर्चे की बात हो गई ही, उस पर चर्चा जरूर होगी, क्योंकि ऐसा क्या किया है, क्या हुआ है? अचानक से उद्धव ठाकरे इतने लचीले क्यों हो गए? जो हमेशा गाली देते थे, पिछले 5 सालों में कुछ ऐसी गाली बची नहीं है कि जो इन्होंने देवेंद्र के मुंह पर नहीं मारी है। गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, मानो जानी दुश्मन मान लिया। जबकि देवेंद्र फडणवीस ने कभी भी नहीं कहा कि उद्धव ठाकरे मेरे दुश्मन हैं। फिर भी ये दुश्मनी निभाते रहे, और किस जन्म की दुश्मनी निभा रहे थे पता नहीं। तो मित्रों, एक बात होती है कि ऐसा अचानक क्या हुआ, क्योंकि अभी अभी तो सरकार बनी है, मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं, सब मिलकर 42 लोग मिनिस्टर हो चुके हैं। हाँ, एक बात है कि अभी तक उनके विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है, विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। और खबर अगर आपको ढूंढनी है तो खबर सामने होती है, देखने और समझना जरूरी होता है। उद्धव ठाकरे गुलदस्ता लेकर देवेंद्र के दालन में, केबिन में पहुंच गए। उनके साथ उनके लाडले बेटे पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे थे, उनके भांजे वरुण सरदेसाई थे, उनकी पार्टी के विधानसभा के नेता भास्कर जाधव थे, उनके लीगल एडवाइजर और एमएलसी अनिल परब थे, और कुछ 6-7 लोग हो गए। तो लोगों को अभी भी ये रहस्य लगता है, पहेली लगती है कि क्या हो गया कि उद्धव ठाकरे दौड़े दौड़े नागपुर पहुंचे और सीधे पहले ही दिन कुछ घंटों में देवेंद्र के लिए गुलदस्ता लेकर गए। तो अगर खबर देखनी है उसमें, तो कौन क्या बोल रहा है वो देखना पड़ता है, मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर देखना पड़ता है। तो उसके बारे में उनके साथ सचिन अहिर थे, या अनिल परब थे, सुनील प्रभु थे, इनकी बातें मीडिया ने दिखाई, लेकिन आदित्य ठाकरे की भी बात दिखाई। और आदित्य ठाकरे जो बयान दे रहे हैं, वो बयान में जो खबर है उसका किसी को पता तक नहीं लगा। आदित्य ठाकरे ने पिता के साथ देवेंद्र की मीटिंग की, गुलदस्ता दिया, फोटो निकाले, और उसके बाद आदित्य ठाकरे पत्रकारों से बातें करते वक्त बोले कि अभी तक मंत्रिमंडल बना, लेकिन किस मंत्री का विभाग क्या है, उसका खाता क्या है, उसका बंटवारा नहीं हुआ, वो जानना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, गृह मंत्री कौन होने वाला है, ये समझना और जान लेना बहुत जरूरी है। ये बयान आदित्य ठाकरे का है, और इसलिए उद्धव ठाकरे को, देवेंद्र को गुलदस्ता देना, इसमें सबसे बड़ी खबर क्या है? तो बाप बेटे को
गृह मंत्री कौन होगा, ये बात सता रही है। आदित्य ठाकरे प्रेस को कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है कि गृह मंत्रालय किसके पास रहेगा। 42 मंत्री हुए, उसमें 2 डिप्टी मिनिस्टर है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, एक चीफ मिनिस्टर है, और 39 और बाकी मंत्री है। तो उसमें किसी को भी गृह मंत्रालय मिलता है, उससे डरने की या उसके बारे में उत्सुकता रखने की आदित्य ठाकरे को जरूरत क्या है, ये खबर होती है। खबर वहां ढूंढना जरूरी होता है कि गुलदस्ता लेकर उद्धव ठाकरे बेटे के साथ मुख्यमंत्री के दालन में क्यों पहुंच गए, केबिन में क्यों पहुंच गए। उनको उत्सुकता या डर एक बात का है कि भाई इनमें से गृह मंत्री कौन बनेगा, होम मिनिस्टर कौन बनेगा, जिसके हाथ में पुलिस प्रशासन आ जाता है। अब गृह मंत्री और पुलिस प्रशासन के बारे में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को चिंता क्यों है, इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण, अभी अभी जो एक मामला पेन ड्राइव की रूप से हाईकोर्ट पहुंचा है, जिसमें उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते हुए और अनिल देशमुख उनके गृह मंत्री होते हुए, जो मुंबई के महाराष्ट्र के पुलिस इंचार्ज थे, डायरेक्टर जनरल पुलिस थे संजय पांडे, उनका एक स्टिंग ऑपरेशन सोशल मीडिया पर झलक रहा है कि सोशल मीडिया में एक स्टिंग ऑपरेशन है जिसमें एक कोई डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस किसी एसीपी को आदेश दे रहा है कि कुछ भी झूठे मूठे मामले बनाओ और उसमें एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और कुछ लोगों को उसमें फंसा दो। गुना हुआ हो या ना हो उससे मतलब नहीं, झूठे मूठे मामले बनाओ और उसमें इन 3 लोगों को फंसा दो। ये संजय पांडे डायरेक्टर जनरल पुलिस का आदेश है। ऐसी बात एक डीसीपी अपने एसीपी को बता रहा है और ये हाईकोर्ट तक पहुंचा है। दूसरी बात है कि ऐसा ही एक मामला और है जिसका भी स्टिंग ऑपरेशन और वीडियो रिकॉर्डिंग है। प्रवीण चौहान नाम के सरकारी वकील गिरीश महाजन नाम के बीजेपी के नेता और कुछ लोग देवेंद्र फडणवीस को झूठे मामले में फंसाने के लिए केस बना रहे। अब ये 2 मामले इकट्ठा करें तो आपको समझ में आ सकता है कि अगर ये मामले अब आए हैं और उस पर एसआईटी काम कर रही है तो पुलिस प्रशासन का इंपॉर्टेंस उद्धव ठाकरे के लिए क्या है। उनके ही पार्टी के नेता और मंत्री थे एकनाथ शिंदे, उनको भी फंसाना था। देवेंद्र फडणवीस लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उनको भी फंसाना था। और किसी सच्चे मामले की जांच वगैरह नहीं करनी थी, झूठे मामले बनाओ, यही तो आदेश था। और हमने देखा है कि उद्धव ठाकरे के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख, उनके आदेश पर सचिन वाजे जैसा गुंडा अधिकारी क्या कर रहा था, जिसने एक मर्डर करके, जो कब्जे में गिरफ्तारी में था, ऐसे एक इंसान को मारकर गायब ही किया, उसकी डेड बॉडी तक नहीं मिली। इसके लिए जिसको हाईकोर्ट ने सस्पेंड किया था, ऐसा अधिकारी सचिन वाजे को उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री होते ही वापस पुलिस फोर्स में लाया और उससे और एक मर्डर करवा ली जिसका नाम हिरेन मनसुख हिरेन था। जो मामला आपको एंटीलिया विस्फोटक मामला आपको मालूम होगा। तो ये सब मामले अब इतनी बड़ी ताकत से गवर्नमेंट बनती है तो एक एक करके उजागर हो गए, तो उसमें हम गले तक फंसे हैं। तो हमको बचाने वाले ना राहुल गांधी है, ना सोनिया गांधी है, ना शरद पवार है, ना नाना पटोले है, ना कि असेंबली में बैठे हमारे 20 एमएलए है। हमको अगर बचाने वाला कौन है तो वो राज्य का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, या तो मुख्यमंत्री या तो राज्य का गृह मंत्री। और इसलिए आदित्य ठाकरे ने अपने बयान में कहा कि
कौन गृह मंत्री होगा इसकी हमें चिंता है। कम से कम गृह मंत्री कौन होने वाला है ये हम जानना चाहते हैं। तो ये जब दिमाग में बात आई और मैं सोचने लगा कि इसको किसका डर है, तो डर उसका होता है जो साहसी हो, रिस्क लेता हो। और ऐसा एक मिनिस्टर अगर महाराष्ट्र की आज की मंत्रिमंडल में शामिल है जिसको अभी उसका विभाग पता नहीं है, बताया नहीं गया, उसका नाम नीतेश राणे है। नारायण राणे का सपूत नीतेश राणे जो सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट कोंकण से विधानसभा पर चुनकर आया है, पहली बार कैबिनेट मिनिस्टर बना है। और कैबिनेट मिनिस्टर बना है, अगर वही गृह मंत्री हो जाए तो क्या होगा, क्योंकि उस पर झूठा मामला दर्ज करके उद्धव ठाकरे सरकार ने उनको कुछ दिन पुलिस कस्टडी में रखा था। उनके पिताजी जो महाराष्ट्र के शिवसेना का ही पूर्व मुख्यमंत्री थे नारायण राणे, वो खाने के लिए बैठे थे, उधर से उठाकर पुलिस उनको गिरफ्तार करके लेके गई थी। अगर वो बदले की राह पर चल पड़े और उनके हाथ में गृह मंत्रालय हो तो मातोश्री और ठाकरे पिता पुत्रों की हालत क्या होगी, इसका डर शायद सता रहा है। और इसीलिए होगा शायद कि उद्धव ठाकरे अपने बेटे को लेकर देवेंद्र फडणवीस के शरण में दौड़ते दौड़ते चले गए। नारायण राणे का सपूत मिनिस्टर तो बना है, आगे चलकर गृह मंत्री बन जाए तो हमारी हालत क्या होगी, इसका डर है जो उद्धव ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस के शरण में लाने के लिए बाध्य कर देता है। शायद देखते अभी अगले हफ्ते में या खातों का बंटवारा होने के बाद क्या होता है। लेकिन दो बातें इकट्ठा करनी चाहिए। एक तो अचानक उद्धव ठाकरे देवेंद्र से इतने सालों बाद, महीनों बाद क्यों मिले, और दूसरी बात, उस मिलने के बाद आदित्य ठाकरे को गृह मंत्री कौन होगा इसकी चिंता क्यों है। दोस्तों, अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर किसी को ये वीडियो मिल नहीं रहा है तो आप कृपया फॉरवर्ड करके मेरी मदद करें। नमस्कार।